हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग सही होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक पे बात करेंगे, बजट 2023-24 के बारे में। तो आपको पता ही होगा कि अभी हाल ही में बजट पेश हुआ है, तो इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। इसलिए इस बजट को ज़रा ध्यान से देखें और अपना नोट्स साथ ही साथ बना के रखें। और अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम आगे बात करते बिना किसी देरी के भारतीय बजट के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बजट का इतिहास। आपको जैसे कि पता होगा कि बजट का विकास, बजट शब्द जो है वो फ्रेंच भाषा के बुजेट से हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है एक छोटा चमड़े का थैला। तो जो बुजेट है वो एक चमड़े के थैले को बोला जाता फ्रेंच में, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बार इंग्लैंड के प्रथम प्रधानमंत्री थे जो सर रॉबर्ट वालपोल, इनका कार्यकाल था 1721 से लेकर 1742 तक। इन्होंने अपने वित्तीय प्रस्ताव के दस्तावेज को चमड़े के एक थैले में रखा हुआ था। जब वालपोल ने अपने प्रस्ताव को संसद में प्रस्तुत किया तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया है। इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव के लिए बजट शब्द का प्रयोग होने लगा। बजट क्या है? वार्षिक आय व्यय के प्रस्ताव। सरकार जो आय और व्यय होता है उसका पूरा एक लेखा जोखा बनाती है, उस लेखा जोखा को ही बजट कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बजट के इतिहास पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे पास आता है भारत का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 को 7 अप्रैल 1860 को, जब हम अंग्रेजी सरकार का हुकूमत यहाँ पे था, तो उस टाइम पे बजट पहला पेश हुआ था 7 अप्रैल 1860 को। उस टाइम के तत्कालीन वित्त मंत्री थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने बजट को प्रस्तुत किया था। कब किया था? 7 अप्रैल 1860 को। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। क्वेश्चन है, बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है भारत में? तो भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला, स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को, ये डेट याद रखना इंपॉर्टेंट है कि पहला बजट कब पेश किया गया। तो 26 नवंबर 1947 को किसने पेश किया था? पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुख शेट्टी, ठीक है। आर के षणमुख शेट्टी द्वारा बजट पेश किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? आर के षणमुख शेट्टी द्वारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जिन्होंने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए बजट पेश किया, तो इनमें से 3 हैं जो है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी। इन्होंने क्या किया कि प्रधानमंत्री जब ये थे तो इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान बजट पेश भी इन्होंने किया, क्योंकि उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था कि जो वित्त मंत्री का पद खाली था तो प्रधानमंत्री ने ही वित्त मंत्री का काम संभाला। भारत की पहली महिला वित्त मंत्री है श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है। आगे, भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, ठीक है, जो वर्तमान में भी है। भारत का सबसे अधिक बार बजट पेश किसने किया? तो मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार किया, 10 बार, ठीक है। आगे है, संविधान के अनुच्छेद 112, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किस आर्टिकल में है? तो संविधान के 112, संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। सबसे लंबे बजट भाषण का रिकॉर्ड मौजूदा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम है। इन्होंने यूनियन बजट 2020-21, ठीक है, यूनियन बजट 2020-21 पेश करते समय 2 घंटे 42 मिनट लंबा भाषण दिया था, ठीक है, 2 घंटे 42 मिनट लंबा भाषण दिया था। देश का सबसे छोटा बजट भाषण केवल 800 शब्दों का था, जो 1977 ईस्वी में वित्त मंत्री किसने दिया था? वित्त मंत्री हीरूभाई पटेल ने दिया था। सबसे छोटा बजट किसने दिया? तो हीरूभाई पटेल ने दिया था। कब दिया था? 1977 में। और सबसे बड़ा किसने दिया था? तो निर्मला सीतारमण ने। कब दिया था? 2020-21 का बजट पेश करते समय, ठीक है। आगे है, आम बजट 2023-24 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में 1 फरवरी 2023 को पेश किया। कब किया 2023-24 का बजट? तो 1 फरवरी 2023 को पेश किया। निर्मला सीतारमण ने तीसरी बार डिजिटल बजट पेश किया। बजट 2021-22 भारत का पहला पेपरलेस और डिजिटल बजट था। याद रखना, पहला पेपरलेस बजट था, डिजिटल और पेपरलेस बजट था 2021-22 को। किसने पेश किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। तो 2023-24 के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया? अभी ये क्वेश्चन आएगा, ये मुझे लगता है कि बहुत जगह आएगा। जब आएगा मैं आपको बता दूंगा किस पेपर में ये आया है। पहले एक बार पूछा गया है, तो इस बार इसको जरा ध्यान रखना कि 2023-24 के लिए कुल कितना बजट आवंटित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 45 करोड़ 3,97,000 करोड़, ठीक है, 45
45,03,97 करोड़ ये बजट पेश किया गया। ठीक है, 45,397 याद रखना ये। ठीक है, चालू वर्ष 2022-23 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7 रहने का अनुमान है। 2022-23 में जो था वो 7 रहने का अनुमान है, लेकिन 2023-24 में भारत की जीडीपी दर जो है, जीडीपी ये होती है 6 से लेकर 6.8 के बीच रहने की उम्मीद है। इम्पोर्टेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या होता है कि कोई भी देश अगर बजट पेश करता है ना, तो उसमें उसका लेखा जोखा में ये रहता है कि हम 1 रुपये को लेके चलते हैं कि 1 रुपये में हमारे पास कितना इनकम है और कितना हमारा एक्सपेंडिचर है, कि हम कितना इनकम आएगी, कहाँ कहाँ से आएगी और उसमें किस क्षेत्र में कितना खर्च करेंगे। तो यहाँ पे आप इस ग्राफ की मदद से समझ सकते हैं कि जो हमारे बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ है, इसमें हम 34% खर्च करते हैं। ये सबसे ज़्यादा हमारा है 34%। फिर हमारा आता है नॉन टैक्स रिसिप्ट्स में 6% है और नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट में 2%। कस्टम ड्यूटी जो हमारी होती है वो 4% की होती है। जीएसटी का हमें 17% मिलता है और कॉरपोरेशन टैक्स के रूप में हमें 15% कॉरपोरेशन टैक्स से मिलता है। यूनियन एक्साइज ड्यूटी से हमें मिलता है 7% और इनकम टैक्स से 15% हमें इनकम हमारी होती है। तो अब आगे जब ये इनकम इतने सोर्स से होती है तो किन किन सोर्स में इनको खर्च किया जाता है, तो सबसे पहले आता है इंटरेस्ट पेमेंट्स, जो है कि हमारा 20% हमारा है जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं। ठीक है, हम लोन लेते हैं तो उसमें हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो हमारा 20% उस पर खर्च होता है। दूसरा है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, इसमें हम क्या करते हैं 9% को व्यय करते हैं। उसके बाद हमारे सब्सिडीज़ जो मिलती है, जो गरीबों को सब्सिडी दी जाती है, तो उसमें हमारा 7% का खर्च होता है। अगला हमारा होता है डिफेंस, जो हमारे रक्षा में होता है, रक्षा मंत्रालय में होता है, रक्षा के क्षेत्र में हम जो खर्च करते हैं वो 8% हमारा जाता है। अगला होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम, इसमें हम 17% को खर्च करते हैं। फाइनेंस कमीशन ऑफ एंड अदर ट्रांसफ़र में हमारा 9% खर्च होता है। स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में हम 18% खर्च करते हैं। अदर एक्सपेंडिचर जो होते हैं, अन्य खर्च होते हैं, उसमें 8% होता है और जो पेंशन दी जाती है वो मात्र 4% हम खर्च करते हैं 1 रुपये में। तो बजट हमारा जो 45,03,97,000 करोड़ का बजट जो पेश हुआ था, उसमें से उसको अगर हम 1 रुपये माने तो इतने चीज़ें हम खर्च करेंगे उससे। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करते हैं 2023-24 के बजट में। हम देखते हैं कि 2014 से लेकर अब तक जो भी हमें बजट में उपलब्धियां हासिल हुई उसके बारे में हम बात करते हैं। सर्वप्रथम हमारा जो भारत देश है ये दुनिया की 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। पहले 2014 तक 10वीं थी, अभी हम 5वीं अर्थव्यवस्था बनी हुई है। इसमें हमें जो उपलब्धियां हुई उसमें है, पहला, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11.7 करोड़ घरेलू शौचालयों का निर्माण हुआ। कितने हुआ? 11.7 करोड़। उज्ज्वला योजना के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन बांटे गए। 102 करोड़ लोगों का 220 करोड़ कोविड टीकाकरण हुआ गया। पीएम जनधन योजना के तहत 47.8 करोड़ बैंक खाते खुले। पीएम सुरक्षा बीमा एवं पीएम जीवन ज्योति योजना के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए हमारे बीमा किया गया। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों को 2.2 लाख करोड़ का नगद स्थानांतरण किया गया। दोगुनी से ज़्यादा बढ़त के साथ प्रति व्यक्ति आय हुई 1.97 लाख रुपीज़। ओके, अब हम बात करते हैं जो बजट 2023-24 को पेश किया गया उसकी जो प्राथमिकता थी वो कौन कौन सी थी। तो सबसे पहले समावेशी विकास, जिसके अंतर्गत आ जाता है एग्रीकल्चर, जिसमें एग्रीकल्चर के अंतर है कृषि वर्धक निधि। तो वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि एक कृषि वर्धक निधि स्थापित की जाएगी ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन मिल जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को कृषि स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजना बनाई गई? तो कृषि वर्धक निधि। अगला, आत्मनिर्भर बागवानी स्वच्छ पौध कार्यक्रम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि उचित मूल्य की बागवानी फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2200 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया है। अगली हमारी जो प्राथमिकता है इसके अंतर्गत वो है मिलेट के लिए वैश्विक केंद्र श्री अन्न, ग्लोबल हब ऑफ मिलेट्स।
भारत को मिलेट का वैश्विक केंद्र बनाया जाएगा। भारत विश्व में भी श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक है, दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है। भारत में कई प्रकार के श्री अन्न की खेती होती है, जिसमें ज्वार, रागी, बाजरा, कुट्टू, रामदाना, कंगनी, कुटकी, कोदो, चीना और सामा शामिल है। भारत को श्री अन्न के लिए वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कौन सा अनुसंधान स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान हैदराबाद। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला, कृषि ऋण। किसानों के हित पर जोर देते हुए वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि कृषि ऋण के लक्ष्य को पशुपालन, डेयरी तथा मत्स्य पालन पर ध्यान केंद्रित करते हुए 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया जाएगा। कितना? 20 लाख करोड़ रुपए। कितना बढ़ाया जाएगा? 20 लाख करोड़ रुपये। ठीक है। हेल्थ के सेक्टर में हमारा दूसरी प्राथमिकता थी मेडिकल और नर्सिंग कॉलेज की। तो 157 नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 2023-24 में जो बजट है उसमें 157 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की जाएगी। फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु फार्मास्यूटिकल विकास अनुसंधान को बढ़ावा देने हेतु नए कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे। स्वास्थ्य व्यय में वृद्धि। वित्त वर्ष 2023 में जीडीपी का 2.1% स्वास्थ्य पर खर्चा किया जाएगा ताकि हेल्थ सबकी अच्छी रहे। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन। इस बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन शुरू किया जाएगा ताकि 2047 तक एनीमिया का उन्मूलन किया जा सके। एनीमिया एक बीमारी है जिसका उन्मूलन करना है, तो ये इस बजट में शामिल किया गया है। एजुकेशन के क्षेत्र में जो इस बजट में पेश किया है उसमें है जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों के जरिए टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। अब टीचरों को क्या है? प्रशिक्षण दिया जाएगा। शिक्षा पर जीडीपी का 2.9% खर्च किया जाएगा। किसमें? एजुकेशन सेक्टर में। थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 2.9%। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना। बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। पंचायत और वार्ड स्तरों पर पुस्तकालय खोलने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा। अब राज्यों को प्रोत्साहित किया जाएगा भाई अपने पंचायतों में ही एक पुस्तकालय खोला जाए, जो कि बहुत अच्छा हो जाएगा, बच्चे वहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को हमारे आने वाले टाइम पे अच्छा हमें अपने नज़दीक में ही लाइब्रेरी मिल जाएगी और हम वहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें देखते हैं कि बजट 2023-24 में सभी के लिए जो सुविधाएं हैं उसमें क्या है कि पीएम किसान के तहत 11.4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए 2.2 लाख करोड़ का नकदी अंतरण किया गया, इतना उनको दिया गया। पीएम एसबीआई और पीएमजेजेवाई के तहत 44.6 करोड़ व्यक्तियों के लिए बीमा कवर मिलेगा। 47.8 करोड़ पीएम जन धन खाते खोले जाएंगे। 102 करोड़ व्यक्तियों के लिए 220 करोड़ कोविड टीका। उज्ज्वला के तहत 9.6 करोड़ एलपीजी कनेक्शन। एसबीएम के तहत 11.7 करोड़ पारिवारिक शौचालय बनाए गए। ग्रामीण घरों को 9 करोड़ पेयजल कनेक्शन भी इस योजना के अंतर्गत शामिल है। बजट की जो प्राथमिकताएं होती है वो ये है कि अंतिम छोर तक पहुंचाना, मतलब अंतिम छोर का मतलब अंतिम व्यक्ति तक ही पहुंचाना, कि सबको सबका साथ सबका विकास वाली भावना इसमें इन्होंने मेंशन की है। तो पीवीजीटी, ये जो पीवीजीटी है प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन, ठीक है, इसमें क्या है जो पीवीजीटी इसका ये है संवेदनशील जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीवीजीटी विकास मिशन शुरू किया जाएगा। इसमें पीवीजीटी परिवारों को सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण जैसे आवश्यक बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह से उपलब्ध कराई जाएंगी। पीवीजीटी विकास मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में, कितने वर्षों में? 3 वर्षों में 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। जो ये पीवीजीटी है ना, इसमें क्या है कि 3 वर्षों में 15,000 करोड़ की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरा है पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना का खर्च 66% बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया गया है। ठीक है, जो गरीबों को आवास मिलता है ना शहरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में, तो उसको 66% बढ़ा दिया है उन्होंने, तो वो 69,000 करोड़ रुपए से अधिक कर दिया। एकलव्य आदर्श आवासीय स्कूल, अगले 3 वर्षों में केंद्र 3.5 लाख जनजातीय छात्रों के लिए चलाए जा रहे 740 एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूलों के लिए 38,800 अध्यापक और सहायक कर्मी नियुक्त किए जाएंगे।
भारत श्री की स्थापना, प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के लिए भारत श्री की स्थापना की जाएगी। भारत श्री ध्यान रखना है किसके लिए स्थापित की जाएगी, प्राचीन पुरालेखों के डिजिटलीकरण के। ये करंट अफेयर्स के लिए भी हो सकता है क्वेश्चन और बजट में भी ये शामिल है। अवसंरचना और निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों को 50 वर्ष तक ब्याज रहित ऋण जारी किया जाएगा। राज्य सरकारें जो ऋण लेती हैं केंद्र से, तो 50 साल तक उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के इन्वेस्टमेंट के लिए ये बजट में निहित है। रेलवे के लिए 2.4 लाख करोड़ का, रेलवे के लिए जो दिया है 2.4 लाख करोड़ का अब तक का सबसे ज़्यादा बजट घोषित किया गया। क्वेश्चन बन जाएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा बजट घोषित हुआ है रेलवे के 2.4 लाख करोड़ का। ठीक है। टियर 2 और टियर 3 शहरों के विकास के लिए UIDF अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड घोषित किया गया। इस उद्देश्य के लिए 10,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। सक्षमता को सामने लाना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए उत्कृष्टता केंद्र, देश के शीर्ष शैक्षिक संस्थानों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए 3 उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। कितने किए जाएंगे? 3 उत्कृष्टता केंद्र। 5G सेवा, देश में 5G सेवाओं का प्रयोग करते हुए एप्लीकेशन तैयार करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 प्रयोगशालाएं स्थापित किया जाएगा। कितने? 100 प्रयोगशालाएं स्थापित करा जाएगा। ठीक है। अगली प्राथमिकता है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। ये ग्रीन ग्रोथ के अंतर्गत है, हरित विकास के अंतर्गत राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। इस मिशन से क्या होगा कि पर्यावरण में कार्बन का उत्सर्जन कम किया जाएगा और इसके लिए 19,700 करोड़ रुपए का बजट घोषित किया गया। कितना? 19,700 करोड़ का बजट किसके लिए घोषित किया गया है? राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए। गोवर्धन योजना, गोवर्धन नामक स्कीम के तहत 500 नए अवशिष्ट से आमदनी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे, जिसमें से 200 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट स्थापित किए जाएंगे और इसके लिए लगभग 10,000 करोड़ रुपए तक का बजट घोषित किया गया है। पीएम प्रणाम योजना, पीएम प्रणाम योजना के तहत राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को रासायनिक उर्वरक की जगह प्राकृतिक उर्वरक इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है। मिष्टी योजना, मिष्टी क्या है? इसका जो पूरा नाम है वो है समुद्री आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। तो इस योजना के तहत तटीय रेखा पर जो मैंग्रोव पौधारोपण है ना, उसकी शुरुआत की जाएगी और उनको पुनर्जीवित और संरक्षण करना इसका मेन उद्देश्य है। और दूसरा जो आर्द्र भूमि है, समुद्र के तटीय क्षेत्र आर्द्र भूमि है ना, उनका संरक्षण करना और मैंग्रोव को पुनर्जीवित और संरक्षित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। बायो इनपुट संस्थान केंद्र, अगले 3 वर्षों में सरकार 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए सहायता देगी। इसके लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है। अगला है, प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि अगले 3 वर्षों में लाखों युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 शुरू की जाएगी, जिसमें कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है, रोबोटिक, 3D मुद्रण आदि नए पाठ्यक्रमों को शामिल किया जाएगा। नेशनल एप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, इस योजना के तहत 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। 3 वर्षों में 47 लाख युवाओं को बेरोजगारी भत्ता प्रदान किया जाएगा। जो बच्चे पढ़ाई करने के बाद बेरोजगार हो जाते हैं, जॉब नहीं मिलती है, तो उनको बेरोजगारी भत्ता सरकार देगी। वो इस बजट में रखा गया है। और यूथ पावर पे इन्होंने अगला जोर दिया है, यूथ पावर पे, जिसमें यूनिटी मॉल। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्यों को अन्य और स्वयं के लिए एक जिला एक उत्पाद, याद रखना, एक जिला एक उत्पाद, GI उत्पादन और अन्य हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राज्य की राजधानी या वित्तीय राजधानी में एक यूनिटी में स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। यूनिटी मॉल स्थापित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन, उसमें यूनिटी मॉल में OPD एक जिला एक उत्पाद, GI और हस्तशिल्प उत्पादों के संवर्धन के लिए विक्रय को बढ़ावा दिया जाएगा। इंपॉर्टेंट है यूनिटी मॉल। यूनिटी मॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है एक जिला एक उत्पाद से। ठीक है। महिला सम्मान बचत पत्र, महिला सम्मान बचत पत्र के अंतर्गत महिलाओं को 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए जमा कराने की सुविधा दी जाएगी। ठीक है। जिसके अंतर्गत उन्हें 7.5% का ब्याज दिया जाएगा, जो है कि उनको 2 लाख रुपए जमा करेंगे और उसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 7.5% का मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों के लिए लाभ,
वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या लाभ है कि जो इनकी अधिकतम जमा 15 लाख थी उसको बढ़ाकर 30 लाख कर दी है, ठीक है। और ये ऊपर महिला बचत सम्मान पत्र को थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको 7.5% ब्याज कर दिया है। कितने पे? 2 लाख, 2 साल की अवधि के लिए 2 लाख रुपए जमा करने पे, ठीक है। आगे है MSME के लिए ऋण गारंटी स्कीम। MSME के लिए ऋण गारंटी योजना के तहत 9,000 करोड़ रुपए का नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। तो 9,000 करोड़ रुपए इसके लिए अप्रूव किए हैं जो, और इसके अतिरिक्त 2 लाख करोड़ रुपए का गारंटी मुक्त ऋण भी संभव हो पाएगा, ठीक है। तो गारंटी मुक्त ऋण भी इसमें संभव हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बजट के सार पर। जो टोटल बजट पेश हुआ था उसका जो सार है उस पर हम बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से आप इसको देखना। निर्मला सीतारमण ने कहा, दुनिया में भारतीय अर्थव्यवस्था को चमकता हुआ सितारा माना है। दुनिया में भारत का कद बढ़ा है, भारतीय अर्थव्यवस्था सही दिशा में चल रही है और सुनहरे भविष्य की ओर अग्रसर है। बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वर्तमान वर्ष के लिए हमारी अर्थव्यवस्था की वृद्धि 7% रहने का अनुमान है और 2023-24 में 6 से लेकर 6.8% के बीच रहने की उम्मीद है। वित्त मंत्री ने बताया कि बजट की 7 प्राथमिकताएं हैं। बजट की कितनी प्राथमिकताएं हैं? 7 प्राथमिकताएं हैं। उन्होंने कहा कि इस बार बजट के मुख्य 7 लक्ष्य हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। इंपॉर्टेंट है, 7 प्राथमिकताएं हैं जिन्हें सप्तऋषि कहा गया है। अब ऑप्शन आएगा, इनमें से कौन सा सप्तऋषि के अंतर्गत है, तो आप जरा इसको नोट कर लें। पहला है समावेशी विकास, दूसरा अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना या अंतिम छोर तक पहुंचाना, तीसरा है अवसंरचना और निवेश, चौथा क्षमता विस्तार, पांचवा हरित विकास, छठवां युवा शक्ति, सातवां वित्तीय क्षेत्र, ठीक है। तो सप्तऋषि में क्या क्या है? समावेशी विकास, अंतिम छोर तक पहुंचना, अवसंरचना और निवेश, क्षमता विस्तार, हरित विकास, युवा शक्ति और वित्तीय क्षेत्र। जो मैंने ऊपर पढ़ाया वही चीज़ें। और अगला है पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर। पशुपालन, ये इम्पोर्टेंट है, पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण के लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कितना? 20 लाख करोड़। बजट भाषण में श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण के अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न की आपूर्ति को 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है, वो फिर 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया है, ठीक है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि इन 9 सालों में भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बढ़ी है। हाँ, वो तो बढ़ी है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू हो गया। अब ये है महिला सम्मान बचत पत्र जो मैंने ऊपर जिक्र किया था, जिसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। अगर कोई महिला बैंक में अपने पैसे जमा करती है, बैंक में या पोस्ट ऑफिस में कहीं भी अपने पैसे जमा करती है, 2 लाख अगर रुपए जमा करती है अपनी बचत पे, तो उस पर सालाना जो है 7.5% का ब्याज उनको मिलेगा, ठीक है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की जाएगी, ठीक है। पहचान पत्र के तौर पर पैन को मान्यता है। आपके पास पैन कार्ड है तो आपको अपना पहचान पत्र दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास पैन कार्ड है तो, क्योंकि पैन कार्ड ही आपका पहचान पत्र के तौर पर मान्यता मिलेगी। सीवर सफाई मशीन आधारित करेंगे, सीवर की सफाई के लिए मशीनों को रखेंगे। 5G पर रिसर्च के लिए इंजीनियरिंग कॉलेजों में 100 लैब बनाई जाएगी। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। रेलवे के लिए 2.40 लाख रुपए का प्रावधान किया गया, जो कि अब तक का रेलवे का सबसे बड़ा बजट रेलवे के लिए दिया गया है। वो कितना? 4 लाख करोड़। अगले 1 साल तक मुफ्त अनाज योजना, इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है। आगामी 3 वर्षों में केंद्र सरकार 3.5 लाख आदिवासी छात्रों के लिए 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय शुरू करेगी। पीएम आवास योजना के खर्च को 66% बढ़ाकर 69,000 करोड़ रुपए से अधिक किया जा रहा है। देश में 50 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। अगले 3 सालों में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए मदद की जाएगी। 10,000 बायो इनपुट रिसर्च सेंटर खोले जाएंगे। पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत होगी। यह योजना वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए होगी। इसके अलावा गोवर्धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। भारत में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना की जाएगी। 3 उत्कृष्ट संस्थानों की स्थापना करेंगे। इस बजट में ये चीज़ें मेंशन है। अब हम आगे बढ़ते हैं कुछ
क्वेश्चन आंसर्स पे, तो आप ज़रा क्वेश्चन आंसर को नोट कर लें, रट लें, क्योंकि क्वेश्चन इनसे आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो आप बिना किसी देरी किए हम क्वेश्चन आंसर पे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके पास, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए जीडीपी वृद्धि दर अनुमानित है 6.1% से लेकर 6.3%। ऑप्शन बी है 6.2 से 6.6%। ऑप्शन सी है 6.6 से लेकर 6.8% और ऑप्शन डी 6.8 से लेकर 7.1%। तो आपको ऊपर मैंने बताया है कि 6 से 6.8% जो है कि जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान श्रीमती निर्मला रमन जी ने कहा। केंद्रीय बजट 2023-24 में प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन किसके लिए शुरू किया गया? तो किसके लिए? आदिवासी, शिक्षक, पंचायत प्रतिनिधि, अनुसूचित जातियां। तो ये किया गया है आदिवासी छात्रों के लिए। ठीक है, अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटे का अनुमान कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 4.7%, सकल घरेलू उत्पाद का 5.3%, सकल घरेलू उत्पाद का 5.9%, सकल घरेलू उत्पाद का 6.3%। तो जो जीडीपी का है उसको किया गया है 5.9%। कितना किया गया है? 5.9%। ऑप्शन ये सही है। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्य को उनके अपने एक जिला एक उत्पाद, जीआई टैग और हस्तशिल्प उत्पादों को बढ़ावा देने और बेचने के लिए कौन सा मॉल स्थापित किया गया? ऑप्शन है अमृत मॉल, भारत मॉल, सहकारी मॉल, यूनिटी मॉल। तो आपको मैंने पहले पढ़ा दिया है, तो कौन सा होगा इसमें राइट आंसर? तो इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यूनिटी मॉल। अगला है, केंद्रीय बजट 2023-24 में पीएम प्रणाम योजना किस लिए शुरू की गई है? तो ऑप्शन है वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए, वैकल्पिक आजीविका को बढ़ावा देने के लिए, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए, पारंपरिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए। तो जो इसमें पीएम प्रणाम योजना है वो शुरू की गई थी हमारी वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देना और केमिकल फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग के लिए ये पीएम प्रणाम योजना शुरू की गई थी। किसके लिए? वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और केमिकल फर्टिलाइजर के संतुलित उपयोग के लिए। ठीक है, केंद्रीय बजट 2023-24 में मिस्टी योजना शुरू की गई। मिस्टी जो मैंने बताया समुद्री आवास और मूर्त आय के लिए मैंग्रोव पहल। ठीक है, तो ये आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, मॉडल गांव के लिए, बाजरे की खेती के लिए, मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए। तो इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए। और मैंग्रोव वृक्षारोपण नहीं है, मैंग्रोव का पुनर्जीवित और संरक्षित करना, इसको पुनर्जीवित और संरक्षण करना, लेकिन मेन है आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए, आर्द्र जो तटीय भूमियाँ हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है? अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 101, अनुच्छेद 112 और अनुच्छेद 115। तो इसमें आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 112। ठीक है, आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 3 लाख रुपए से 6 लाख रुपए की आय के बीच आयकर स्लैब के लिए क्या दर है? 3 से 6 लाख के बीच आप सभी को पता होगा कितना है? 5, 10, 15, 20। तो ये है 5%। ठीक है, अगला है, वर्ष 2023-24 का कुल अनुमानित बजट कितना निर्धारित किया गया था? ये मैंने आपको बता दिया था कि इसको याद रखना। तो ये कितना था? 45,03,97 करोड़, 46,03,098 करोड़, 48,03,098 करोड़, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 45,03,097 करोड़। अगला है, केंद्रीय बजट की घोषणा के तहत महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र पर कितना प्रतिशत ब्याज मिलेगा? 7%, 6.8%, 8.2% और 7.5%। तो ये अंतिम क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बता दिया। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने इस टॉपिक को पहले इस पे वीडियो बना दी है। अगर आपको कहीं पे कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट में लिखें। और दोस्तों ज़रा चैनल को सपोर्ट करो यार, आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं थोड़ा और अच्छे टॉपिक इसमें लूँगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार इतना कुछ करने के लिए। तो आपका भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो मैं काफ़ी अच्छा इसमें आपके लिए पढ़ाऊँगा। तो दोस्तों बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, परीक्षाएं हैं तो आप खूब मेहनत करना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।